बीए द्वितीय वर्ष के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो अध्याय पढ़ेंगे वो है वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। ये आपके द्वितीय जो यूनिट है आपकी उसमें है। तो आज हम नौकरशाही के सिद्धांत की परिभाषा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन्हें पढ़ेंगे बच्चों। और अगले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें सिद्धांत के जो है अन्य बातों को हम देखेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। वेबर का विश्वास था कि आज का युग तर्क की प्रधानता का युग है। उद्योग और विज्ञान की प्रगति ने मानव मस्तिष्क में तार्किकता के प्रति आस्था भर दी, है ना। वेबर के अनुसार जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं बच्चों। एक होती है परंपरागत, दूसरी होती है मूल्यांकनात्मक, तीसरी भावनात्मक और चौथी तार्किक या बौद्धिक कह सकते हैं हम जिसे। वेबर का विचार था कि इन चारों में से जो अंतिम यानी तार्किक क्रिया जो रहती है या बौद्धिक क्रिया जो रहती है उसका प्रभाव क्षेत्र निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। आधुनिक औद्योगिक समाजों में सर्वव्यापी इस तथ्य को उन्होंने तर्कीकरण या युक्तिकरण का नाम दिया है। इस संगठन के क्षेत्र में तार्किकता को लागू किए जाने को उन्होंने नौकरशाही नाम दिया। वेबर की इसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए हारालाम्बोस एवं हेल्ड ने लिखा भी है कि नौकरशाही संस्थागत रूप में तार्किक क्रिया है ना। नौकरशाही संस्थागत रूप में तार्किक क्रिया है। अब नौकरशाही क्या है? नौकरशाही को बच्चों बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र या लाल फीताशाही। तो नौकरशाही के ये तीनों चारों नाम हैं, है ना, समानार्थी शब्द हैं। तो कोई भी जो है वास्तव में इसका जन्म तो उसी समय हो गया था जब प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए और प्रशासन की सभी क्षेत्रों पर पकड़ रखने के लिए अधिकारियों की औपचारिक नियुक्तियों, उनके पदों में संस्तरण, उनके दायित्वों और अधिकारों के स्पष्ट विभाजन आदि के निर्धारण की संगठित पद्धति का विकास हुआ। जगत प्रसिद्ध कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नौकरशाही का स्पष्ट विवरण है, परंतु जिस रूप में नौकरशाही को हम आज देखते हैं उसका विकास औद्योगिकीकरण के साथ साथ हुआ है। प्राचीन जो रोम है, इसमें भी नौकरशाही की विद्यमानता के प्रमाण मिलते हैं, परंतु यह प्राचीन नौकरशाही पैतृक प्रशासन था, जहां प्रशासक के व्यक्तिगत विचार और भावनाएं या मिजाज पर शासन होता था। जो आधुनिक नौकरशाही है बच्चों, वह पूर्णतः अवैयक्तिक व्यवस्था है ना। उसमें मतलब राजा का बेटा फिर उसका बेटा ये बनते जाते थे और वो प्रशासक होते थे। लेकिन अब जो है अवैयक्तिक व्यवस्था है। पूंजीवाद और प्रजातंत्र के विस्तार ने आधुनिक नौकरशाही को संगठन का अपरिहार्य रूप बना दिया है। मैक्स वेबर ने आधुनिक नौकरशाही को अपने अध्ययन का विषय बनाया। इसी सैद्धांतिक अवधारणा का विकास किया, उसके तत्व और लक्षण बताए और उसके गुण दोषों का भी विश्लेषण किया। तो हम मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही का जो है विवेचन जो है वो समाजशास्त्री चिंतन के इतिहास में शास्त्रीय उपलब्धि के रूप में मानते हैं। तो आइए हम आगे और अध्ययन करते हैं। वेबर ने नौकरशाही को 2 रूपों में परिभाषित किया है। पहला है कानूनी सत्ता के रूप में। इस रूप में नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित अवैयक्तिक व्यवस्था है, जिसमें व्यक्ति पद की सत्ता का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि उन्हें अपने पद की सत्ता के दायरे में आदेश देने की औपचारिक वैधता प्राप्त है। और दूसरा एक संगठन के रूप में। संगठन के रूप में नौकरशाही एक संस्तरणबद्ध संगठन है, जिसकी रचना तार्किक ढंग से बहुत से ऐसे व्यक्तियों के कार्यों के समीकरण के लिए की गई है जो वृहद स्तर पर प्रशासनिक दायित्वों और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हैं। इस प्रकार वेबर के लिए नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित औपचारिक व संस्तरित पदों की एक अवैयक्तिक व्यवस्था है, जो प्रशासनात्मक दायित्वों की पूर्ति और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। यह कहा जा सकता है बच्चों कि नौकरशाही संगठन या प्रशासन एक विशेष रूप या प्रणाली है। अगर वेबर के शब्दों में हम कहें तो यह विशुद्ध कर्मचारी तंत्र शासन प्रत्येक कार्य के पीछे तार्किकता के आधार पर
पर्यावलोकन करने लायक आधारों की एक प्रणाली है, अर्थात मानकों के अंतर्गत निर्णय लेने तथा साधनों एवं साध्यों की गणना करने की प्रणाली है। नौकरशाही प्रशासन का मौलिक अर्थ है ज्ञान के आधार पर नियंत्रण करना। इसकी यही विशेषता इसे विस्तृत रूप से तार्किक भी बनाती है। अब नौकरशाही के बारे में जब संस्करण है, मतलब संस्करण का मतलब ये होता है हर संगठन के अपने संस्करण होते हैं, उसमें कोई बॉस होता है, फिर कोई अधिकारी होते हैं, फिर उनकी भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी है, कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इस तरह संस्करण इसमें पाया जाता है नौकरशाही में। तो नौकरशाही जो है वो वास्तव में क्या है, एक संस्तरित पदों की अवैयक्तिक व्यवस्था है, ये कहना है हमारे वेबर जी का। अब हम देखते हैं कि नौकरशाही के तत्व क्या क्या हैं। तो नौकरशाही के जो तत्व हैं वो हैं, नौकरशाही का जो पहला तत्व है वो है संगठन के उद्देश्य के लिए आवश्यक नियमित क्रियाओं को पदानुसार कर्तव्य के रूप में वितरित किया जाता है। इसमें जैसा जो जिसका पद होगा उसके कार्य भी उसके अनुरूप होंगे। दूसरा है पदों के संगठन में संस्तरण का सिद्धांत अपनाया जाता है, अर्थात हर निचला पद अपने से ऊंचे पद के नियंत्रण व निरीक्षण में रहता है। और तीसरा है नौकरशाही के कार्यकलापों का संचालन पूर्व परिभाषित व स्पष्ट नियमों के अनुसार होता है। जो भी मूर्त मामला सामने आता है उसका निपटारा इन नियमों के आधार पर किया जाता है। यानी नौकरशाही तंत्र या कर्मचारी तंत्र में नियम होते हैं, हर कार्य के लिए कुछ नियम होते हैं। फिर पदाधिकारियों की नियुक्ति उनकी तकनीकी योग्यता एवं एक विशेषज्ञ के रूप में उनके ज्ञान के आधार पर की जाती है। कई सारी कंपटीशन वाली एग्ज़ाम भी अब आप देंगे ना बच्चों, और आप दे भी रहे होंगे, तो जैसा पद होगा उसकी नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं होंगी। 12वीं पास होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये सब रहती है ना योग्यताएं। तो पदाधिकारियों की नियुक्ति उनकी तकनीकी योग्यता और एक विशेषज्ञ के रूप में उनके ज्ञान के आधार पर नौकरशाही में की जाती है ना। ये पूरे समय के लिए कर्मचारी होता है जिनका निश्चित वेतन क्रम होता है, और यह नौकरी जो है उनके जीवन का व्यवसाय भी होता है, और उनकी उन्नति और समृद्धि अपने पद के कुशल संचालन के आधार पर ही आगे होती है। फिर जो नौकरशाही का जो एक और तत्व है वो है नौकरशाही व्यक्तिगत जीवन और दफ्तरी जीवन को बिल्कुल पृथक कर देती है। अधिकारी निजी लाभ के लिए अपने पद का प्रयोग नहीं कर सकता। संगठन के किसी भी भाग पर उसका निजी स्वामित्व नहीं होता। इसलिए वेबर ने कहा है नौकरशाही आधिकारिक गतिविधि को व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र से अलग कर देती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज के युग में नौकरशाही सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र में इसे नौकरशाही प्रशासन कहते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में इसे नौकरशाही प्रबंधन कहा जाता है। कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, सैनिक संगठन है ना, धार्मिक संगठन, सभी में यही पदक्रम वाली दफ्तरी व्यवस्था पाई जाती है। इसलिए वेबर इसे आधुनिक समाज के घटित परिवर्तन की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो आपको नौकरशाही के तत्व समझ में आ गए होंगे कि इसमें संस्तरण पाया जाता है ना। इसमें कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, कुछ पद होते हैं, पद के लिए अलग अलग योग्यता होती है, और जो भी कार्य किए जाते हैं वो नियम के अनुरूप किए जाते हैं, और उनका अपना जो जिस व्यक्ति जिस पद पर काम करता है उस पद के अनुसार उसके वेतन का निर्धारण भी किया जाता है। तो ये तो थे नौकरशाही के तत्व। अब हम देखते हैं नौकरशाही की विशेषताएं। जो आधुनिक नौकरशाही है इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता, जैसा अभी मैंने आपको बताया, नियम होते हैं, है ना। तो पहला विशेषता यही है कि नियमों का महत्व होता है इसमें। नौकरशाही में पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा होते हैं, और ये नियम अव्यक्तिगत होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए अलग नियम हो, किसी व्यक्ति के लिए अलग नियम हो, है ना। तो ये नियम अव्यक्तिगत होते हैं। इन नियमों में स्थायित्व तथा निरंतरता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नौकरशाही में विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। कार्यों में स्पष्ट विभाजन पाया जाता है, और नौकरशाही को एक ऐसा संगठन भी कहा जा सकता है जिसमें व्यक्तियों की अपेक्षा पदों से जुड़े नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है ना। और इन नियमों का पालन सभी अधिकारी समान रूप से करते हैं, जिसके कारण इस संगठन में स्थायित्व बना रहता है। दूसरा जो नियम है वो है
स्पष्ट और निश्चित कार्य क्षेत्र। नौकरशाही में प्रत्येक अधिकारी की सत्ता और दायित्व का क्षेत्र सीमित होता है। वास्तव में नौकरशाही में कार्यकुशलता और दक्षता के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता है। नौकरशाही में अधिकारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होती है। अभी मैंने इस बात की आपसे चर्चा भी की है। तीसरा है पदों में संस्तरण पाया जाता है ना। अलग अलग पद होते हैं, कोई अधिकारी होता है, कोई तृतीय श्रेणी, कोई चतुर्थ श्रेणी, है ना। कोई क्लर्कों में भी देखें तो उच्च श्रेणी क्लर्क, निम्न श्रेणी, इस तरह के अलग अलग पद होते हैं। तो नौकरशाहियों को कार्यों का स्तरीकृत संगठन कहा जा सकता है, अर्थात इसमें विभिन्न पद उच्चता और निम्नता के क्रम में संगठित रहते हैं, परंतु निम्नता से उच्चता की ओर अपील करने की छूट होती है। यदि किसी अधिकारी को किसी तरह की शिकायत करनी है तो वह अपने से उच्च अधिकारी से कर सकता है। पदों के संस्तरण होने के बावजूद ये पद एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं और इनमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला जो विशेषता है वो है तकनीकी नियमों तथा आदर्श प्रतिमानों के आधार पर अधिकारियों के व्यवहार पर नियंत्रण। नौकरशाही के सभी अधिकारियों के पदों के कार्य तकनीकी नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं और कोई भी अधिकारी मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता, उसे नियमों के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है। और नौकरशाही में उच्च पदों पर नियुक्त अधिकारियों में अपने से निम्न पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के कामों की देखरेख का अधिकार होता है और यदि अनिवार्य हो तो वह ऐसा अनुशासन समिति द्वारा भी कर सकते हैं। पांचवी जो विशेषता है वो प्रशासनिक पदाधिकारियों का उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से पूर्ण पृथक्करण। प्रशासनिक पदाधिकारी ही उत्पादन के साधनों और प्रशासनिक साधनों पर एकाधिकार नहीं रखते, बल्कि उनमें अंतर होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नौकरशाही में तार्किकता या निष्पक्षता का पूर्ण रूप से वह प्राप्त ही नहीं की जा सकती थी। छठी जो विशेषता है वो है बाहरी अंकुश की कमी। नौकरशाही संगठन बाहरी दबावों तथा अंकुशों से मुक्त होना चाहिए ताकि नियमों के अनुसार निष्पक्ष रूप से सभी पदाधिकारी अपनी सीमाओं के अंदर कार्य कर सकें। यदि बाहरी अंकुश होगा तो सही निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अगला है पदों के एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में पदों पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता। संगठन को आवश्यकता अनुसार अधिकारियों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता होती है। नियमों का पालन न करने पर पद की अवनति या क्षमतापूर्वक कार्य करने पर पदोन्नति की व्यवस्था भी इसमें होती है। आठवां जो है नियमों और आदेशों और निर्णयों का लिखित रूप। नौकरशाही में सभी नियम, आदेश व निर्णय लिखित होते हैं। किसी भी प्रकार के मौखिक आदेश नहीं होते। हर निर्णय को तथा आदेश को लिखित रूप में बताया जाता है और इनका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। यह व्यवस्था प्रशासनिक कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और पक्षपात रहित बनाने के लिए होती है। इसी विशेषता के आधार पर कुछ लोगों ने नौकरशाही संगठन को लाल फीताशाही प्रवृत्ति को जन्म देने वाला संगठन भी कहा है। मैंने अभी बताया था ना बच्चों के नौकरशाही को हम किन किन नामों से जान सकते हैं। कर्मचारी तंत्र, है ना, और लाल फीताशाही और अधिकारी तंत्र, यह सब नौकरशाही के ही अलग अलग नाम हैं। अगली जो विशेषता है वो है पदों पर नियुक्ति। पदों पर नियुक्ति या तो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर या विशेष योग्यता वाले डिप्लोमा, डिग्री या प्रमाण पत्र के आधार पर होती है। वेतन, पदोन्नति आदि की भी स्पष्टता नौकरशाही में होती है। पदाधिकारी अपने काम के एवज में निश्चित वेतन पाते हैं और संस्तरण की भांति वेतन क्रम में भी संस्तरण होता है। तो इन विशेषताओं के अतिरिक्त नौकरशाही की कुछ और विशेषताएं भी हैं बच्चों, जिससे अधिकारियों को अपने कार्यपालन की स्थिति में उत्पन्न कठिनाइयों के उचित रूप से संरक्षण, अधिकारियों के वेतन के रूप में निश्चित पुरस्कार, पद समाप्ति के पश्चात पेंशन इत्यादि व्यवस्था भी इसमें होती है। वेबर का कहना है कि इन विशेषताओं के आधार पर नौकरशाही आधुनिक समाज के बड़े प्रशासनिक संगठन के तार्किक तथा कुशल अभिकरण के रूप में कार्य करती है। वेबर इस बात पर बल देते हैं कि नौकरशाही के संगठन में एक नियमित, अनुशासित और कुशल व्यवस्था पाई जाती है। तो बच्चों, नौकरशाही क्या है या कर्मचारी तंत्र क्या है और इसके तत्व क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, यह हमने अभी जाने। आशा करती हूँ यह आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम नौकरशाही के सकारात्मक, नकारात्मक परिणाम को समझेंगे।